जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम नैनीवाल और एक बार फिर से रूबरू हो रहे हैं एनवीरा एजुकेशन के माध्यम से। दोस्तों मैंने आपको कहा था कि हम जो पाठ्य पुस्तक के जितने भी न्यूमेरिकल्स है, आंकिक प्रश्न है, वो कंप्लीट करेंगे। तो बस उसी वादे के साथ आज ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ और पार्ट रहेगा दोस्तों 9। हम पहले चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स है उनकी बात कर रहे थे। पहला प्रश्न हमने कर लिया था, बहुत ही सिंपल था और उसमें केवल और केवल कूलाम नियम का जो फॉर्मूला है, कूलाम के नियम से बल ज्ञात करने का फॉर्मूला वो रखा और आवेशों का उसमें मान रखा। के का जो मान है 9 × 10⁹ रखा और वहाँ पर वो सॉल्यूशन हुआ। आज दोस्तों दूसरे प्रश्न की हम बात करने जा रहे हैं और इसमें कहा गया है कि दो समान धातु के गोले हैं। पहले गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलाम है और दूसरे गोले पर आवेश -20 माइक्रोकूलाम है। इस बात का ध्यान रखें, एक तो -20 है और एक +10 माइक्रोकूलाम है। आवेश से आवेशित किए गए हैं। यदि इनको एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है, स्पर्श करवाया जाता है और पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए, चिपकाया यानी स्पर्श करवाया और वापस इसको उसी दूरी पे रख दिया गया है, कि दोनों ही अवस्थाओं में बल का जो अनुपात है वो आपको ज्ञात करना है। दोस्तों कॉन्सेप्ट ये है कि दो धातु के गोले लिए गए हैं और एक पर 10 कूलाम का आवेश है, 10 माइक्रोकूलाम, और एक पर -20 माइक्रोकूलाम का आवेश है। उन दोनों गोलों को एक बार संपर्क में लाया जाता है और पुनः उसी जगह पर उनको रख दिया जाता है। तो पहले कितना बल लग रहा था संपर्क में लाने से पहले और संपर्क में लाने के बाद उन दोनों के मध्य कितना बल लगेगा, उन्हीं दो बलों का अनुपात यहाँ पे आपको निकालना है। तो दोस्तों किस तरीके से करें इस सवाल को देखें। सबसे पहले आपको जो गिवन है वो चीजें लिखनी है। मैं ये कहूंगा कि दिया है, क्या दिया है प्रश्न में, ये दिया है पहला आवेश यानी Q1 जो कि 10 माइक्रोकूलाम है। दोस्तों माइक्रोकूलाम को कन्वर्ट करना पड़ेगा कूलाम में, तो 10 × 10⁻⁻6 कूलाम, -6 से गुणा कर लेना तो बन जाएगा यहाँ पे माइक्रोकूलाम से कूलाम। दूसरा जो आवेश है Q2 उसका मान आपको दे रखा है, वो है -20 माइक्रोकूलाम। इसे भी जब आप कूलाम में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻6 से आपको गुणा करना पड़ेगा, तब ये बन जाएगा कूलाम। तो ये दोनों चीज़ें दे रखी है और गोलों को संपर्क में लाकर पुनः उसी दूरी पे रख दिया जाता है। तो यहाँ पर ये लिखेंगे कि माना दोनों गोलों के बीच, दूरी आपको नहीं दे रखी है तो माना दोनों गोलों के बीच की दूरी और वो आपको मान लेनी है, क्या माने, R मान ले। चलो तो दूरी मैंने यहाँ पे मान ली है, दो आवेशों का मान यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा कि संपर्क में लाने से पहले, चूंकि दोनों गोलों को संपर्क में लाया जाता है और पुनः अलग अलग कर दिया जाता है और वापस उसी दूरी पे उनको रख दिया जाता है, तो संपर्क में लाने से पहले कितना बल लग रहा था, एक बार वो बल हम ज्ञात कर लें। तो दोस्तों ये कहेंगे कि संपर्क में लाने से पहले गोलों के मध्य कूलाम बल, चूंकि दो आवेशों के मध्य कूलाम कहते हैं कि वो बल लगता है और वो बल F = KQ1Q2/R² इतना होता है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो बल है यानी संपर्क में लाने से पहले बल, और उस बल को मैं F कह रहा हूँ। K तो आपका एज इट इज पड़ा है, हम यहाँ पे K की जगह 9 × 10⁹ इसका मान रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये सवाल ज़्यादा लंबा हो जाएगा। Q1 आवेश आपको दे रखा है 10 × 10⁻⁻6 गुणे Q2 का मान आपको दे रखा है -20 × 10⁻⁻6/R²। R दूरी हमें नहीं दे रखी है, केवल हमने माना है इसे। दोस्तों अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 20 × 10 यानी 200 -200 के × 10⁻6 और 6 10⁻⁻6 और 6 कितने हो जाएंगे 12 और बट्टे R², इसे मैं कह दूंगा समीकरण नंबर 1। दोस्तों ये बल है, ये बल कब लग रहा है, जब गोलों को संपर्क में नहीं लेकर आए हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि दो गोले हैं, मैं पहले को A कह देता हूं और दूसरे को मैं B कह देता हूं। पहले पर आवेश 10 माइक्रोकूलाम का है,
दूसरे पर आवेश -20 माइक्रोकुलाम का है। दोनों को अगली अवस्था में दोनों को इस प्रकार से टच में लाया जाता है। तो टच में लाने से विद्युत चलती है, इसका आवेश इसमें और इसका आवेश इसमें, दोनों सम्मिलित हो जाएंगे आवेश, यानी ये एक चालक की तरह व्यवहार करेगा, एक गोले की तरह व्यवहार करेगा। तो 10 प्लस के और माइनस के 20 दो आवेश, दोनों आवेश जब मिल गए, ए और बी गोले को जब स्पर्श करवाया गया तो दोनों आवेश एक दूसरे में समाहित हो गए। और ऐसी स्थिति में प्लस के 10 से माइनस के 10 तो यहाँ पे कैंसिल हो गए, क्या बचे माइनस के 10। तो माइनस का 10 माइक्रोकुलाम आवेश इस पूरे चालक पर हो जाएगा। जब जोड़ा जाएगा इनको तो ये स्थिति होगी। अच्छा, आप जानते हैं कि -10 माइक्रोकुलाम आवेश अब वापस इनको उसी दूरी पे रख दिया जाता है। वापस इनको क्या किया जाता है, अलग अलग, ये गोला ए और ये गोला बी। तो दोनों जब एक चालक की तरह व्यवहार कर रहे थे, दोनों जब मिल गए थे तो उन पर आवेश -10 माइक्रोकुलाम था। अब इन्हें जब वापस अलग अलग किया गया तो आधा आधा आवेश आ गया, यानी -5 माइक्रोकुलाम और -5 माइक्रोकुलाम, ये आवेश इस पर आ गया। तो ये आवेश है दोस्तों संपर्क में लाने के बाद। संपर्क में लाए तो कुल आवेश कितना हो गया 10, दोनों मिल गए 10 और -20 जब मिले तो -10 ये बना। ये इन दोनों का आवेश कंप्लीट हो गया। अब वापस अलग अलग किया तो 10 में से 5 इसमें और 5 इसमें, आधा आधा आवेश दोनों में बट गया। तो लीजिए आधा आधा आवेश दोनों में बट चुका है, यानी प्रत्येक गोले पर -5 माइक्रोकुलाम का आवेश है। यदि इसे कुलाम में बदलेंगे तो -5 × 10⁻⁻⁶। तो आप ये लिखेंगे, यानी दूसरी स्थिति संपर्क में लाने से पहले कुलाम बल और संपर्क में लाने के बाद। तो आप ये लिखेंगे संपर्क में लाने के बाद दोनों गोलों के मध्य लगा बल। फिर वही किसके नियम से, बल तो हम दो गोलों के मध्य, दो आवेशों के मध्य, आवेशित गोलों के मध्य हम कुलाम बल काम में लेते हैं। तो कुलाम के नियम से, कुलाम का नियम यह कहता है कि F तो हमने वहाँ पे मान लिया है, यहाँ पे हम नया वाला जो बल है संपर्क में लाने के बाद, और वो बल F' ऐसा हम कह देंगे। और ये इक्वल होता है किसके, बल F का फॉर्मूला K Q1 Q2/R का स्क्वायर। Q1 भी यहाँ पर कितना है -5, और -5 को गुणा किया गया -6 से, तो ये बन गया कुलाम। क्योंकि ये तो माइक्रो कुलाम है, कुलाम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से गुणा किया। Q2 यानी दूसरा आवेश, और ये आवेश भी -5 × 10⁻⁻6 और बट्टे R का स्क्वायर यानी दूरी का स्क्वायर। ये कुलाम के नियम में मैंने सीधा क्या कर दिया, मान रख दिया है। दोस्तों F' जो होगा, -5 को -5 से गुणा किया तो +25 हुए, और K यानी कि 25K × 10⁻6 और 10⁻6 -6 और -6 10⁻- में कितना हुआ 12/R का स्क्वायर। ये आपके पास मिली है समीकरण दूसरी। अब आप प्रश्न को वापस से पढ़ो। प्रश्न क्या कह रहा है, संपर्क में लाया तब तक तो ये सारी घटनाएं हो गई। संपर्क में लाकर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए तो दोनों अवस्थाओं में बल का क्या निकालना है, अनुपात, बल का अनुपात। संपर्क में लाने से पहले जितना बल लग रहा था वो, और संपर्क में लाने के बाद जो बल लग रहा है वो, उन दोनों बलों का आपको संतुलन करवाना है, अनुपात उन दोनों बलों का निकालना है। आपसे दोस्तों अनुपात पूछा है। तो मेरे पास संपर्क में लाने से पहले बल कितना था F, यानी मैं यहाँ पे लिखूंगा कि बलों का अनुपात, आप पूरा लिखेंगे संपर्क में लाने से पहले और संपर्क में लाने के बाद बलों का अनुपात। बल F बट्टे संपर्क में लाने के बाद F', अनुपात यानी बट्टे में। तो ये चीज़ हम करते आए हैं। लीजिए F का मान रख दीजिए, बट्टे किसका मान रख दीजिए, F' का मान रख दीजिए। तो आपके पास F का मान है -200 के इंटू 10⁻⁻12/R का स्क्वायर। ये तो आपके पास मान है किसका, F का। F' का मान इसमें रख दीजिए, इसके बट्टे में F' का मान रख दीजिए। तो बट्टे मतलब उल्टा करके गुणे में ले लूँ तो R² बट्टे ये वाला, यानी कि 25K इंटू 10⁻⁻12। मैंने इसके बट्टे में न लिख करके उल्टा करके इसको गुणा कर दिया, बात वो की वो है। दोस्तों यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो R²
आर स्क्वायर तो बिल्कुल बर्बाद हो ही जाएगा। और 10 की घात -12 से 10 की घात -12 गया। अच्छा, के इधर भी है और के इधर भी है, आपस में कट गया। तो क्या बचा उस बात को आप देखें, यानी कि बल F बट्टे F डैश, बलों का अनुपात क्या बचा है, ऊपर तो बचा है -200 बट्टे नीचे बच रखा है 25। यानी अगर आप ध्यान से देखें तो 25 से 200 8 बार चले जाएंगे, यानी F बट्टे F डैश जो होगा 8/1। यानी अगर अनुपात आपसे पूछा गया तो दोस्तों अनुपात यहाँ पे देखें, F अनुपात F डैश इज इक्वल टू 8:1। कितना आएगा, 8:1। ये इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। तो दोस्तों सवाल करने से ज़्यादा ये बात महत्वपूर्ण है कि हम इसके कॉन्सेप्ट को समझें। कॉन्सेप्ट बिल्कुल इतना सा ही है। अगर आप देखें तो पूरा सवाल में तो हमने ज़्यादातर कैलकुलेशन की है, लेकिन ध्यान से देखें तो कॉन्सेप्ट इतना ही है। हम यहाँ से भी समझ सकते हैं कि 10 और -20 था तो इनके मध्य कूलाम बल आप ज्ञात कर लो कितना लग रहा था, इसके मध्य बल कितना लग रहा था वो ज्ञात कर लो F, और फिर संपर्क में लाया। संपर्क में लाने से जुड़े दोनों आवेश, जुड़ने के कारण भाई 10 और -20 मिला करके -10 हुए, और -10 को जब दो भागों में और बांटा गया, क्योंकि वापस इन दोनों को अलग अलग करते हैं, तो -5 और -5 हुए। अब इनके मध्य जो बल लग रहा है यानी F डैश जिसे कह देंगे वो ज्ञात कर लो, फिर इन दोनों का क्या निकाल लो, अनुपात। तो बस सवाल इतना सा था। तो ये सवाल इस तरीके से होगा, आप ध्यान रखें और स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अपना जो तीसरा सवाल है उसको हम एक बार देखते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तीसरा सवाल आपसे क्या कहता है। सबसे पहले तो ये बात भी ज़रूरी है कि हम उस प्रश्न को ध्यान से पढ़ें और बिना हिचकिचाहट के और बिना कोई वक्त गंवाए भी हम उसे सॉल्व करें तो अच्छा होगा, क्योंकि बोर्ड में टाइम का भी बड़ा महत्व है, समय हमें कम मिलता है। लेकिन ज़्यादातर बात ये भी है कि थ्योरी में से सवाल पूछा जाता है, लेकिन किसी बात को लेकर हम दावा आपसे नहीं करेंगे कि भाई थ्योरी से या फिर न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल आपको ध्यान पूरा देना चाहिए, ये बात भी है। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न आपसे क्या कहता है। तीसरे प्रश्न में आपसे कहा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा स्मॉल वाला A है, प्रत्येक भुजा A, और दो जो बिंदु है उसके A और B वहाँ पर समान आवेश Q रखे गए हैं, और तीसरा जो भी बिंदु उसका है वहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर बल ज्ञात करने के लिए हमने अब तक 2 प्रश्न किए, उनमें बल ज्ञात किया और बल का फॉर्मूला हमने काम में लिया। लेकिन उस प्रश्न में आप देखेंगे कि बल नहीं बल्कि हमें तीव्रता का मान निकालना है। तो वो प्रश्न मैं आपके सामने पहले लिख देता हूँ। प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 3, उसमें कहा गया है कि भुजा A वाले समबाहु त्रिभुज के किन्हीं दो बिंदुओं A व B पर समान आवेश Q रखा गया है। बात ये कही जा रही है, समान आवेश Q रखा गया है। दो जो भुजाएं हैं, दो जो बिंदु हैं वहाँ पर समान आवेश Q रखे गए हैं, तथा तीसरे बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आपको क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है। दोस्तों सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ें कि भुजा A वाले समबाहु त्रिभुज, प्रत्येक भुजा जिसकी स्मॉल वाला A है, समबाहु त्रिभुज के किन्हीं दो बिंदुओं यानी A और B पर समान आवेश यानी कि Q और Q आवेश रखा गया है, तथा तीसरे बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आपको ज्ञात करना है। तो पहले तो देखें इसका डायग्राम कि यह किस तरीके का है। दोस्तों इसका भी कॉन्सेप्ट समझे आप। देखिएगा, आपसे कहा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज है, तो सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये इस तरीके का त्रिभुज है,
और ए भुजा का, यानी उसकी प्रत्येक भुजा क्या है, ए, समबाहु हो गया ना। और हमें पता है कि एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। यदि उसकी सारी भुजाएं समान समबाहु यदि वो है तो 60 60 और 60 यानी 180 डिग्री, तीनों कोणों का योग होगा। दोस्तों ये कहा गया है कि ए और बी, बिंदु उसका ए और बी, तो ये ए और ये मान लीजिए बी, इन दोनों बिंदुओं पर समान आवेश क्यों रखा गया है, इधर भी एक आवेश क्यों रखा गया है और इधर भी एक आवेश क्यों रखा गया है। और आपसे पूछा है कि तथा तीसरे बिंदु, तीसरे यानी तीसरा ये वाला ही होगा और तो कोई है नहीं, तो ये तीसरे बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिणाम है वो आपको निकालना है। तो ये लीजिए, ये बिंदु सी मैंने आपसे कह दिया, थोड़ा सा इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। आपसे पूछी है तीव्रता। दोस्तों सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखें, इस प्रश्न में कोई भी आंकिक मान आपको नहीं दे रखा है, हमें केवल और केवल क्या याद करनी है, तीव्रता प्रत्येक जो भुजा है वो आपको ए दे रखी है। तो हम ये कहेंगे कि माना, जो भी माना फलाना है वो आपको सबसे पहले लिखना होता ही है, लेकिन हम इसको सीधा सॉल्व करते हैं। और मैं आपसे ये कहूँगा कि सबसे पहले तो भाई वही कंसेप्ट जो हम द्विध्रुवक के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करने में लगाते हैं, पहले इसके कारण इस पर जो तीव्रता होगी वो ज्ञात करेंगे, उसके बाद बी पर जो क्यू आवेश है इसके कारण इस पर तीव्रता होगी वो ज्ञात करेंगे, और फिर दोनों ही तीव्रताओं का हम परिणामी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि बिंदु ए पर, बिंदु ए पर स्थित क्यू आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण सी पर तीव्रता, सी पर तीव्रता, पहली तीव्रता, और इस तीव्रता को E1 नाम दे देते हैं। तीव्रता का फॉर्मूला KQ अपॉन R का स्क्वायर, तो लीजिए KQ अपॉन R स्क्वायर, ये पहली तीव्रता। अच्छा, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो आवेश, आवेश की तो बात इसकी की गई है कि इस आवेश के कारण तीव्रता K नियतांक है, लेकिन जो दूरी है दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग R है, लेकिन हमारे यहाँ पर दूरी कितनी है, A के कारण इस पर ज्ञात कर रहे हैं, इसके कारण इस पर तीव्रता, तो दूरी भी इन दोनों के बीच की जो कि हमारे पास कितनी है, A। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे A का क्या होगा, स्क्वायर होगा, और ये आपकी पहली तीव्रता है। दूसरी स्थिति में भाई इसके कारण इस पर जो तीव्रता है वो हम ज्ञात कर चुके हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसके कारण इस पर जो तीव्रता है उसकी दिशा क्या होगी दोस्तों, दिशा ये वाली होगी। ये दिशा मैंने किसके लिए बताई है आपको, तीव्रता पहली यानी E1 के लिए। दूसरी बात करते हैं, और B पर जो Q आवेश स्थित है, बिंदु B पर Q आवेश, उसके कारण यहाँ पर हम क्या ज्ञात करेंगे, तीव्रता। तो लीजिए ये लिखेंगे कि बिंदु B पर स्थित Q आवेश के कारण C पर तीव्रता का जो मान है वो, इस तीव्रता को अब की बार E2 नाम दे देंगे। तीव्रता का फॉर्मूला क्या है, KQ बटे R का स्क्वायर, लेकिन यहाँ भी R, दूरी R नहीं है बल्कि दूरी इन दोनों के बीच की भी A है, क्योंकि कहा गया है कि प्रत्येक भुजा जो है इस त्रिभुज की वो A है। तो यहाँ पर भी हमें करना होगा किसका स्क्वायर, A का स्क्वायर, और ये अपनी कौन सी वाली तीव्रता है दोस्तों, दूसरी वाली। अगर इन दोनों तीव्रताओं को आप देखें तो E1 बराबर है E2 के, यानी कि दोनों तीव्रताएं आपस में बराबर है, दोनों तीव्रताएं आपस में बराबर है। दोस्तों इसके कारण इस पर जो तीव्रता होगी उस तीव्रता E2 की दिशा ये होगी, क्योंकि जब प्लस और माइनस की बात नहीं की गई हो तो हम इसे भी प्लस मान के चलेंगे, और यहाँ एक परीक्षण धनावेश की हम कल्पना कर लेते हैं। धनावेश के कारण तीव्रता बाहर की ओर, इधर भी धनावेश इधर भी धनावेश, तो तीव्रता बाहर की ओर। अच्छा, अगर आप देखें तो ये जो एंगल है 60 डिग्री, तो ये इसके सामने वाला कोण भी 60 डिग्री का हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा कि शीर्ष अभिमुख कोण है, तो ये 60, तो ये कोण भी कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। और मैंने आपको बताया है कि परिणामी ज्ञात करने के लिए जब दोनों दिशाओं के मध्य कोण थीटा हो तो उस समय 11th क्लास वाला थीटा वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम काम में लेते हैं। तो ये हो गई कि परिणामी तीव्रता, कौन सी तीव्रता, परिणामी तीव्रता। अच्छा, इस A के कारण जो तीव्रता है वो इतनी है, B के कारण तीव्रता इतनी है, तो कुल इन दोनों के कारण इस पर जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी, वो करने के लिए हम परिणामी तीव्रता का सहारा लेते हैं। या हमें पता है कि कोण कितना है, कोण थीटा हो तो तीव्रता के लिए यानी E नेट, जो कंप्लीट टोटल जो तीव्रता आने वाली है उसे मैं E नेट कहूँगा, और E नेट तीव्रता के लिए आप रूट वाला फॉर्मूला, परिणामी निकालने का रूट वाला फॉर्मूला जो आप 11th क्लास में पढ़ते हैं वो काम में लेंगे। दोस्तों
E1 और E2 यहाँ पे बराबर है। पहली तीव्रता E1 है, दूसरी तीव्रता E2 है, तो लीजिए फॉर्मूला क्या बनेगा, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कौन सा थीटा, कॉस थीटा। दोस्तों ये फॉर्मूला हम PQ के पदों में पढ़ रहे थे, यानी परिणामी जो तीव्रता है या परिणामी बल है जो भी आप निकालना चाहते हैं, P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा था, है ना। कुल बल के लिए या कुल तीव्रता के लिए P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, या AB के पदों में पढ़ा तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, परिणामी निकालने के लिए। कब, जब दोनों दिशाओं के बीच कोण थीटा हो। यदि वो विपरीत है तो घटा के, यदि वो समान दिशा में है तो जोड़ देते हैं परिणामी के लिए, लेकिन यदि कोण थीटा हो तो ये फॉर्मूला हम वहाँ पे काम में लेते हैं। दोस्तों चूंकि आपको पता है कि E1 बराबर है E2 के, तो चाहे E2 को E1 लिखूं और चाहे E1 को E2 लिखूं, बात वही की वही है। तो लीजिए कि E नेट परिणामी जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी, E1 और E2। E2 को भी क्या लिख देता हूँ, E1 लिख देता हूँ, तो E1 का स्क्वायर प्लस E2 को भी मैंने E1 लिख दिया क्योंकि दोनों बराबर है, और प्लस 2E1 और E1 और E1 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। E1 का स्क्वायर, तो क्या यहाँ पे लिख दूँ मैं 2E1 का स्क्वायर, और कॉस थीटा, कॉस कितने डिग्री, 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ एंगल 60 डिग्री की बात की गई है, तो 60 डिग्री कॉस 60 का मान दोस्तों 1/2, तो इसके गुणे में 1/2 जब करूँगा 2 से 2 हो जाएगा कैंसल, रूट अपनी जगह पर पड़ा है। लीजिए E नेट यानी परिणामी जो तीव्रता है वो किसके बराबर, E1 का स्क्वायर E1 का स्क्वायर E1 का स्क्वायर, यानी 3 बार है तो 3 E1 का स्क्वायर, तो लीजिए रूट है 3E1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अच्छा E1 के ऊपर रूट भी है और स्क्वायर भी है, ये E1 के लिए तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन 3 पे तो रूट पड़ा रहेगा, तो E नेट इज इक्वल टू 3 पे तो पड़ा है, लेकिन E1 पे स्क्वायर होने के कारण रूट हट जाएगा और ये E1 बचेगा। तो ये परिणामी तीव्रता होगी। आप इस परिणामी तीव्रता को इस रूप में भी लिख सकते हैं, E नेट, अगर आप देखें तो √3 तो अपनी जगह पे है, लेकिन E1 का मान हमारे पास पड़ा है KQ/A का स्क्वायर, तो लीजिए KQ/A का स्क्वायर, यानी जो परिणामी तीव्रता होगी इन दोनों बिंदुओं के कारण, इस बिंदु C पर जो परिणामी तीव्रता होगी वो तीव्रता इतनी होगी, यानी तीव्रता √3 गुणा के बराबर होगी। तो दोस्तों यहाँ मैंने क्या किया, सिंपल सी बात है, इन दोनों बिंदुओं के कारण इस बेचारे बिंदु पर तीव्रता पूछी है, तो पहले इस A पर स्थित Q के कारण, इसके कारण तीव्रता निकाली, फिर इसके कारण तीव्रता निकाली, फिर दोनों का परिणामी निकाला, और परिणामी के लिए दोनों दिशाओं के बीच, भाई एक की दिशा इधर थी और दूसरे की इधर थी, बीच का कोण मुझे पता था कितना, 60 डिग्री। जब कोण पता हो तो ऐसी स्थिति में आप परिणामी निकालने के लिए बिल्कुल ये वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं, लेकिन मुझे पता था कि पहले वाला पद भी क्या है, E1, और दूसरे वाला पद E2 है, जो कि दोनों आपस में बराबर है, इसलिए इसको भी E1 कह दें, इसको भी E1 कह दें तो भी कोई नहीं। 2E1 यानी E1 का स्क्वायर कॉस थीटा 1/2 हो जाएगा, आपस में कैंसिल हुआ, और ये √3 E1 हो गया, यानी E1 का कितने गुणा, √3 गुणा परिणामी जो तीव्रता है वो, जो कि हमें बिंदु C पर मिली है। तो दोस्तों इस प्रकार से करने थे ये प्रश्न, और अगर आप इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स को देखें तो ज़्यादातर बड़े प्रश्न भी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। आज के इस वीडियो सेशन के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नए वीडियो में, और अगले जो अपने प्रश्न है जो भी इस लेसन के, वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों कॉपी पेन आप साथ में लेके बैठें, और जब भी ये जो हल्की पतली कैलकुलेशन आपसे कहा जाए तो आप बिल्कुल इन्हें कीजिए, और जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन आप करेंगे बस अपनी कैलकुलेशन उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो मिलाते रहे और वीडियो को देखते रहे, साथ ही साथ इन्हें लाइक भी करें और इन्हें शेयर भी करें। धन्यवाद।